नमस्कार, मैं राजकुमार आप सभी का लर्निंग विद राजकुमार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 की इतिहास की एनसीईआरटी का अध्याय 1 प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहां और कैसे का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यह वीडियो किन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम इस वीडियो को विशेष रूप से सीटेट जो कि सीबीएसई के द्वारा कराया जाता है, सीटेट जुलाई 2024 के एग्जाम के लिए इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और वैसे ये भारत में जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। अभी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और ये हिस्ट्री है और ये क्लास 6 की है, क्लास 6 की है और ये चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट। आप सभी जानते हैं कि जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का अध्याय। देखिए अध्याय 1 जिसका शीर्षक है प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहां और कैसे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी अपनी एक विशेषता है। प्रत्येक अध्याय की शुरुआत किसी न किसी विद्यार्थी, किसी न किसी छात्र के द्वारा की गई है। तो इस अध्याय की शुरुआत भी एक प्रश्न के साथ की गई है और ये प्रश्न है रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। हम आपको एक बात और बता दें कि जो सीटेट की परीक्षा होती है, इस सीटेट की परीक्षा में जो 100% क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। यदि आप सोच रहे होंगे आप किसी टीचर के नोट से पढ़ लेंगे या फिर जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करने से आप सीटेट की परीक्षा में बहुत अच्छे अंक ले आएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना होगा और जो ये आपके सामने पीडीएफ खुली हुई है यह एनसीईआरटी की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया गया चैप्टर है। यह एनसीईआरटी ही है ऑफिशियल, इसलिए आपको सीटेट की परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाने हैं। तो आपको एनसीईआरटी का अध्ययन करना है और जैसे ही पहले हम क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे उसके बाद क्लास 6 की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री के उसके चैप्टर वाइज हम टेस्ट करेंगे। और जो टेस्ट की विशेषता ये होगी कि अभी तक वर्ष 2011 से लेकर 2024 जनवरी तक जितने भी सीटेट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन्हें आपके सामने चैप्टर वाइज रखेंगे ताकि आपको प्रश्न को समझने में आसानी हो। उससे पहले क्या करना है, उससे पहले आपको हमारे साथ एनसीईआरटी को पढ़ना है या फिर आप स्वयं भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि किस टॉपिक से अभी तक प्रश्न पूछा गया है और किस टॉपिक से प्रश्न पूछने की संभावना है। देखिए कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। अब देखिए यहां से सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अतीत में क्या हुआ था, कि पहले क्या हुआ है, तो उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। यदि आपको कल के बारे में जानना है तो क्या कर सकते हैं, आप रेडियो सुन सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। देखिए बहुत पहले क्या हुआ था हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। अभी जो ये प्रश्न है इस प्रश्न का आगे उत्तर मिलेगा, विस्तार से हम एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। यहां से आपकी सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं और यहां से प्रश्न पूछा भी गया है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, ये लाइन आपको डिक्टो याद रखनी है, ध्यान देना है। पर अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे इसके बारे में हम जान सकते हैं, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, हम ये जान सकते हैं अतीत के बारे में। और इसके साथ ही साथ हम आखेटकों मतलब शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। अब ये जो भी हमने अंडरलाइन किया है यहां से सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं कि उस समय के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, उस समय के आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों मतलब पुजारियों, शिल्पकारों जो हाथ से वस्तु बनाते थे, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के बारे में जान सकते हैं। और देखिए इसी के साथ
उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। तो हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और उस समय के जो मनोरंजन के साधन थे, इन सब के बारे में हम जान सकते हैं। अब सीटेट की परीक्षा के लिए यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, यह ध्यान रखने। लोग कहां रहते थे? मानचित्र एक, देखिए एनसीईआरटी में जितने भी मानचित्र दिए हैं, आपको मानचित्र बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, याद भी रखने हैं, और जितनी भी मानचित्र में जानकारी दी गई है और उसके संदर्भ में जितना भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो वहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो आपको ध्यान देना है। मानचित्र एक में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो सबसे पहले हम नर्मदा नदी देख लेते हैं, मानचित्र एक में कहां है। देखिए ये आपका मानचित्र है एक, और यहाँ पर आप नर्मदा नदी देख पाएंगे आसानी से। देखिए ये कौन सी नदी आपकी, ये नर्मदा नदी है, और जो ये नर्मदा नदी है, यहाँ एक अमरकंटक पहाड़ी वहां से निकलती है, ये आपकी नर्मदा नदी। आपको यहाँ पर बहुत सारी नदियां मिलेंगी। आपको जो भारत का प्राकृतिक मानचित्र है वो आपको उसकी जानकारी रहनी चाहिए, और जो भारत की प्रमुख नदियां हैं, कौन सी नदी कहां से निकलती है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप देख पाएंगे ये क्या आपकी, ये है नर्मदा नदी, जो कि देखिए मानचित्र एक में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। तो यह सीटेट की परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस नदी के तट पर लोग कई लाख वर्षों से रह रहे हैं। तो कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी के तट पर लोग कई लाख वर्षों से रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। देखिए संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। संग्रह का मतलब क्या होता है, संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। वे जानवरों का आखिर शिकार भी करते थे। तो ये सीटेट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के लोग कई लाख वर्ष से किस नदी के तट पर रह रहे थे। तो कौन सी नदी हो जाएगी आपकी, नर्मदा नदी। देखिए अगला पॉइंट, ये भी महत्वपूर्ण है। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। देखिए आपको सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है मैप पर। आप यहां पर आसानी से देख पाएंगे ये आपकी क्या है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, जो कि आपके हिंदू कुश पर्वत का ही क्या है, विस्तृत रूप है। किरथर और सुलेमान ये भारत की किस दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम में। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि जो किरथर और सुलेमान भारत के किस दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम में। तो ये भी सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब इसके बारे में जो विवरण दिया गया है उसका अध्ययन करते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है आपकी परीक्षा के लिए, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के किस क्षेत्र में सबसे पहले मतलब 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो कौन सा क्षेत्र है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का क्षेत्र है। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले लोगों ने कहां पर गेहूं, जौ और आपके पशुओं को पालतू बनाया, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो आपको मानचित्र का उपयोग करना है। देखिए इसमें गारो पहाड़ियां आप यहां पर देखेंगे, ये आपका जो मेघालय राज्य है, मेघालय राज्य में आपकी गारो पहाड़ियां है, और आपकी जो विंध्य पहाड़ियां, देखिए जो विंध्य पहाड़ियां है और जो गारो पहाड़ियां है, यहाँ पर भी लोग रहते थे। तो आपको अभी अध्ययन अभी विस्तार से बताएंगे, पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो ये सारी जो भी चीजें हमने अंडरलाइन की हैं, ये परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि का विकास हुआ। अब आपको ध्यान रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर कृषि का विकास हुआ। तो आपको क्या याद रखना है, सुलेमान, किरथर पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां और आपकी विंध्य पहाड़ियां। और विंध्य के उत्तर में क्या था, विंध्य के उत्तर में सबसे पहले क्या हुआ, चावल उपजाया गया। आपको ये याद रखना है, विंध्य के उत्तर में सबसे पहले क्या उपजाया गया था, चावल उपजाया गया था। ये पूछा जाएगा।
एक बार मानचित्र में समझ लेते हैं जो भी अभी देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे पर जो लोग हैं ये कई लाख वर्षों से रह रहे हैं। और सबसे पहले जो सुलेमान और किरतर पहाड़ियां हैं यहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व, कितना 8000 वर्ष पूर्व यहाँ पर खेती खेती की गई, मतलब जो आपकी गेहूं गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई गई और इसके साथ ही साथ जो आपके पालतू पशु भी बनाए गए कहां पर, तीर्थर और सुलेमान पहाड़ियों में। और फिर जो आपकी गारो पहाड़ियां है, गारो पहाड़ियां, और जो आपकी विंध्य पहाड़ी है, विंध्य पहाड़ी के उत्तर में यहां से आपको सबसे पुरानी किसके साक्ष्य मिले, चावल के। तो आपको ये 4 जगह याद रखनी है, तीर्थर सुलेमान पहाड़ियां, नर्मदा नदी, विंध्य पहाड़ियां और गारो पहाड़ियां। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का विकास हुआ। तो यहां से सीटेट की परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। जो हम बता रहे हैं आप लास्ट के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, और चैप्टर वाइज जैसे ये वीडियो अपलोड कर देंगे, इसके बाद हम चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि कौन से सन में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। हम जो भी बता रहे हैं परीक्षा में पूछा गया है, आपको इन पर ध्यान देना है। और जितने भी मैप है एनसीईआरटी के, आपको सभी एनसीईआरटी के मैप बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, बहुत सी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये जानकारी, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ, पता लगाने का प्रयास करो। तो एक बार दोबारा से हम मैप का अध्ययन करते हैं। जब तक आप मानचित्र का अध्ययन अच्छे से नहीं करेंगे तब तक आपके अच्छे अंक नहीं आएंगे। देखिए सिंधु, ये कौन सी नदी है आपकी, सिंधु नदी है। और इस सिंधु की क्या है, कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, और इधर से आती है आपकी काबुल। ये सभी क्या है, ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो इस क्षेत्र को क्या सप्त सैंधव क्षेत्र भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये सभी क्या है, ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। देखिए सहायक नदियां, ये परीक्षा में पूछा गया है, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो ठीक है, सहायक नदियां वे छोटी नदियां होती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अब देखिए जो 4700 वर्ष पूर्व जो सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं, इसी के किनारे पर क्या हुए थे, आरंभिक नगर फले फूले थे। इन्हें हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे, अध्याय 3 में, हड़प्पा सभ्यता के नाम से। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये दोनों डेटा को ध्यान रखनी है। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे क्या हुए थे, आरंभिक नगर फले फूले थे। और 2500 वर्ष पूर्व जो आपकी गंगा उसकी सहायक नदियां हैं और जो समुद्री तटवर्ती इलाके हैं वहां पर नगरों का विकास हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। एक सेकंड, देखिए गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। आपको दोबारा से मैप देखना है। देखिए आप यहां पर देख पाएंगे, ये आपकी गंगा नदी है और ये आपकी सोन नदी है, और इसी के यहां पर बीच में क्या था, आपका मगध जनपद का क्या हुआ था, उदय हुआ था। देखिए गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि जो प्राचीन काल में मगध था उसे वर्तमान में क्या कहते हैं, उसे बिहार कहते हैं। ये सीटेट में पूछा गया है। और आपको ध्यान रखना है कि जो मगध कहां स्थित था, ये गंगा के दक्षिण में स्थित था। और किन नदियों के बीच, गंगा और सोन नदियों के बीच। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। यह महत्वपूर्ण है आपके लिए जो भी हमने अंडरलाइन किया है। और यहाँ पर एक मानचित्र दिया, यहाँ पर कुछ संक्षिप्त जानकारी है, ये भी आप ध्यान रखें। थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए एनसीईआरटी में जितने भी कोष्टक हैं और जितने भी साइड में जानकारी लिखी गई है वो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि दक्षिण एशिया,
अब आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण एशिया में आपके आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ये सभी किसमें है? ये आपके दक्षिण एशिया में शामिल है। और देखिए दक्षिण एशिया के बारे में कुछ बताया गया है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया में आपके कौन कौन से देश शामिल हैं? आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि देश किसमें शामिल हैं? ये आपके दक्षिण एशिया में शामिल हैं। ऐसी जितनी भी जानकारी आपको एनसीईआरटी में अलग से दी गई है साइड में बॉक्स में, तो वो आपको जरूर पढ़नी है। और उसे पढ़ना ही नहीं है, उससे आपको आत्मसात करना है। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। सिर्फ आपका मकसद सीटेट पास करना नहीं है, आपको क्या करना है? आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना होगा। अब ये आपके लिए देखिए, जितना भी महत्वपूर्ण है, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उससे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, और जहां से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं उन्हें बस हम खाली पढ़ लेंगे। तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। आप सभी जानते हैं कि आज भी लोग क्या करते हैं? आज भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। अब देखिए, जो यात्रा है, यात्रा कैसी होती थी? यात्रा जोखिम भरी होती थी। और यात्रा जोखिम भरी क्यों होती थी? क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप को आपको देखेंगे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों से क्या किया गया है? अलग हुआ है। तो इनके कारण जो यात्राएं थी वो कैसी थी? जोखिम भरी थी, कठिनाईपूर्ण थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में जो लोग यात्राएं करते थे वो यात्राएं क्यों करते थे? कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले मतलब समूह में, तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, मतलब व्यापार करने के लिए जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि लोग प्राचीन समय पर यात्राएं क्यों करते थे, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। देखिए फिर कह रहा है, एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। आप सभी को पता है, भारत के उत्तर में क्या है? भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, और भारत के दक्षिण में क्या है? आपका हिंद महासागर है, और आपके भारत के पूर्व में क्या है? बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। तो ये सभी क्या है? भारत की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। अब ये हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, जो लोगों की आवाजाही है, जो भारत में समय समय पर लोग आए हैं, उनसे क्या हुआ है? और अंत समय पर क्या कर गए? वो भारत में ही बस गए। तो उससे जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं वो कैसी हुई है? समृद्ध हुई है, वो रिच हुई है, बढ़ी है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब देखिए, देश के नाम, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। देश के नाम, आप सभी जानते हैं कि भारत के लिए दो नाम बहुत प्रयुक्त होते हैं। एक है आपका भारत और एक है आपका इंडिया। तो इन दोनों शब्दों के बारे में जानेंगे। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जो ये लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखनी है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। देखिए, जो इंडिया शब्द है वो किस शब्द से निकला है? आपका इंडिया शब्द इंडस से निकला है। कई बार पूछा गया है, इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है।
तो जो इंडस है, इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिया शब्द है वो किससे निकला है? इंडस से। और इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस कहा। देखिए जो ईरानी थे, ईरानियों ने क्या कहा? जो आपकी सिंधु थी उसको हिदोस कहा, और जो यूनानी थे, यूनानी ने क्या कहा? उसे इंदोस। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया कहा। आसानी से आप समझ गए होंगे कि 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ? 2500 वर्ष पूर्व भारत में यूनान और ईरान के लोग आए और उन्होंने सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्रों को क्या कहा? उसे इंडिया कहा। क्योंकि वो जो सिंधु शब्द है, सिंधु शब्द को जो आपकी यूनानी और जो ईरानी भाषा है उसमें हिदोस अथवा इंदोस कहते हैं। अभी आप समझ गए होंगे कि जो भारत का जो इंडिया नाम है, ये इंडिया नाम किसने दिया है? ईरानियों और यूनानियों ने। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसे एक बार हम साफ कर देते हैं। अब इंडिया शब्द के बारे में आप समझ गए होंगे कि जो भारत के लिए जो इंडिया शब्द है वो किससे बना है? वो आपका इंडस से बना है। और जो इंडस है, इंडस शब्द किससे बना है? आपका सिंधु से बना है। क्योंकि जो ईरानी और जो यूनानी लोग थे वो सिंधु को क्या कहते थे? इसे वो इंडस कहते थे, और इंडस से क्या बना? आपका इंडिया बना। अब जानेंगे हम भारत के बारे में। देखिए भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यह परीक्षा में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है कि जो भरत नाम है, भरत नाम का प्रयोग किनके लिए करते थे? भरत का जो भरत नाम है, इस भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए करते थे। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका नाम प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो देखिए अभी हमारे पास दो शब्द हैं। जो इंडिया शब्द है, इंडिया शब्द किससे बना है? आपका इंडिया शब्द बना आपका इंडस से। और जो इंडस है, इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। और ठीक है, और ये किन्होंने प्रयोग किया था? ईरानियों और यूनानियों ने। और जो भरत नाम है, भरत नाम का एक कबीला रहता था भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, और इसकी जो जानकारी मिलती है वो किसमें मिलती है? हमें ऋग्वेद में मिलती है। और बाद में इसी भरत का नाम का ही प्रयोग किसके लिए किया जाने लगा? भारत के लिए, हमारे देश के लिए। अब देखिए अतीत के बारे में कैसे जाने, हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। उस समय के जो लोग थे क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कहाँ रहते थे, उस समय के जो पशुपालक थे, आर्किटेक्ट थे, जो राजा थे, जो वैज्ञानिक थे, उनके बारे में हम जान सकते हैं। लेकिन हम अतीत के बारे में कैसे जाने? यहां से परीक्षा में प्रश्न बने कई बार। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना है। इनमें से एक तरीका क्या है कि अतीत में उस समय पर जो किताबें लिखी गई, जो पुस्तकें लिखी गई, उन्हें ढूंढें और क्या करें? उन्हें पढ़ें। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अब ये परीक्षा में पूछा जाएगा कि पांडुलिपि किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पांडुलिपि का मतलब क्या होता है? जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं, जो ये पुस्तकें जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती है उन्हें क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में जो पांडुलिपि शब्द है ये किससे बना है? पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट। अब देखिए जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ये दो शब्दों से बना है, जो कि लैटिन भाषा से बना है। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, और मेन्यू का अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। और स्क्रिप्ट, देखिए स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? लिखना, और मेन्यू मतलब हाथ से। जो हाथ से लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। और इसी मैन्यूस्क्रिप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? पांडुलिपि। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। अब ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो पांडुलिपियां हैं ये पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी? ताड़पत्रों पर, या फिर हिमालय क्षेत्र में एक भुर्ज नामक पेड़ है, उसकी पेड़ की छाल से विशेष प्रकार से जो भोजपत्र तैयार किए जाते थे उस पर लिखी जाती थी। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी हम अंडरलाइन कर रहे हैं, यहाँ से आपकी सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, आपको इन पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर एक पांडुलिपि का चित्र दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, ये पढ़ लेते हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी।
किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों, ठीक है, ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। और ये जो पेड़ है, ये भी ध्यान रखना आपको, भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये भुर्ज क्या है, एक पेड़ है, और ये कहां पर पाया जाता है, आपका हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल, ये ध्यान रखना है, ये जो आपका भुर्ज नामक पेड़ है कहां पाया जाता है, ये आपका हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। ये परीक्षा में पूछा गया है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। देखिए जो पांडुलिपियां या से हजारों वर्ष पहले लिखी गई थी, और आप समझते हैं कि एक लंबे समय में जो पुस्तकें होती हैं, जो पांडुलिपियां होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं, फिर उन्हें कीड़े खा जाते हैं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि जो पांडुलिपियां हैं, ये पांडुलिपियां हमें कहां से प्राप्त होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो पांडुलिपियां हैं, पांडुलिपियों की जो विषय वस्तु है, उनसे हमें किसकी जानकारी मिलती है, उस समय की जो धार्मिक मान्यताएं थी, उस समय के जो व्यवहार थे, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, हमारे महाकाव्य कितनी है, दो हैं आपके, महाभारत और रामायण, कविताएं तथा नाटक भी हैं। देखिए हमें पांडुलिपियों से अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, उसके अलावा महाकाव्य, कविताएं, नाटक, इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। देखिए ऐसा नहीं है कि जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं वो सिर्फ क्या संस्कृत भाषा में हो, कुछ संस्कृत भाषा में है, कुछ आपके प्राकृत में है और तमिल में। अभी आगे आएंगे, विस्तार से बात करेंगे। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ये परीक्षा में पूछा गया है कि जो आम लोग थे, आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे, आम लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। देखिए आप किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, वहां आपको ये सब चीजें नहीं बताई जाएंगी। हमने वर्ष 2011 से लेकर 2024 तक के अभी तक 60 जो क्वेश्चन पेपर हैं एसएसटी के, 60 क्वेश्चन पेपर का गहन विश्लेषण किया है, और उन जो 60 क्वेश्चन पेपर को हमने चैप्टर वाइज संकलित किया है। और जो चैप्टर से हमको जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन से ये पता चलता है कि किस टॉपिक से किस प्रश्न, किस लाइन से प्रश्न पूछा गया है, वो हम सभी आपको बता रहे हैं। और जो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट करना है, तो आप हमारे चैनल पर वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और सभी के हम जो भी हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, वो जो पिछले 2011 से लेकर 2024 तक के आपको चैप्टर वाइज फ्री में हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्निंग विद राजकुमार, वो आपको सब्सक्राइब करना है। अभी तक हमने जो भी बताया है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि जो अतीत के बारे में जानकारी के स्रोत हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम अतीत के बारे में जानने के लिए उस समय की पांडुलिपि पढ़ सकते हैं, पांडुलिपि पढ़ सकते हैं, और उससे ये साथ क्या पढ़ सकते हैं, हम अभिलेख पढ़ सकते हैं। क्या, अभिलेख। अब देखिए अभिलेख क्या होते हैं, आप जिस पर हम लिख रहे हैं ये भी क्या है, एक अभिलेख है। जब कठोर सतह पर कुछ खोद कर लिखा जाता है, उत्कीर्णित किया जाता है, जो मिटे नहीं, उसी को क्या कहते हैं, अभिलेख। देखिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अब देखिए जो आपके अभिलेख है, कहां आपको उत्कीर्ण मतलब खुदे हुए मिलेंगे, लिखे हुए मिलेंगे, पत्थर अथवा जो धातु जैसी कठोर सतह वाली वस्तु है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। और देखिए यहाँ पर जो ये आपका अभिलेख है, ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। ये आप इसको आपको ध्यान में रखना है, इसे आप अंडरलाइन भी करें अपनी पाठ्य पुस्तक में। देखिए लगभग
2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। जो चित्र आपके सामने दिखाया गया है ये आपका कंधार अभिलेख है और यह अभिलेख किसका है? ये अशोक का अभिलेख है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। देखिए जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश के बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो ये अभिलेख है ये किसका अभिलेख है? ये अशोक का अभिलेख है और ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामीक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यह महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा में पूछा गया है। देखिए यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामीक लिपियों तथा भाषाओं में। आपको ध्यान रखना है कि जो अशोक का अफगानिस्तान से जो कंधार क्षेत्र से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वह दो भाषाओं और दो लिपियों में है। कौन सी में? यूनानी और अरामीक। यूनानी और अरामीक। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अशोक का कंधार अभिलेख है वो यूनानी और अरामीक भाषा और लिपियों में प्राप्त हुआ है। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी? तो आपको ये सोच के बताना है, कमेंट करना है। कमेंट तो नहीं करेंगे आप। देखिए जो कठोर सतह होती थी उस पर लिखवाने का फायदा ये होता था कि जो एक बार लिखवा दिया गया वो स्थायी हो जाता था। और इन पर कठिनाई ये होती थी क्योंकि जो पत्थर हैं काफी भारी होते थे और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने में समस्या होती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो ये परीक्षा में पूछा गया है कि पुरातत्वविद किसे कहते थे? तो आपको ध्यान रखना है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद वह व्यक्ति होता है जो पुरानी वस्तुओं का क्या करता है? अध्ययन करता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पुरातत्वविद होता है वो क्या करता है? वो ईंटों, पत्थरों और जो हड्डियों से उस समय के जो औजार बने होते थे उनका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर जो वे है औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। वे किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो वेस्ट जो शब्द है, जो यहाँ पर सर्वनाम है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये पुरातत्वविदों के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे भी सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो पत्थर से बनी चीजें होती हैं या फिर जो पकी ईंट की चीजें होती हैं वो बहुत जल्दी नष्ट नहीं होती है। यहाँ पर दो चित्र दिखाए गए, ये भी आप देख लीजिए। बाएं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। देखिए 4700 वर्ष पूर्व आप बताएंगे हमें कमेंट करके कि 4700 वर्ष पूर्व किस नदी की सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर बसे थे? ये शुरुआत में हमने डिस्कस किया था। और दाएं, एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। साथ ही साथ आप बताएंगे कि 2500 वर्ष पूर्व किस नदी की सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ था? जो 4700 वर्ष पूर्व जो ये आपका यहाँ पर जो एक मार्ट है या जो मिट्टी का पात्र है, इनका जो ये कहां से मिल रहे हैं हमें? जो सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी से संबंधित है। और ये कहां से प्राप्त हुए? आपकी गंगा और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से। ये आपके सिंधु नदी के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं और ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से। तो ये भी चीजें आपको देखिए, जहां भी एनसीईआरटी में डेट्स हैं उनके बारे में जो विशेष तथ्य है वो आपको ध्यान रखना है और एक चीज को दूसरी चीज से क्या करना है? लिंक करना है, तभी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। हमने शुरुआत में बात की थी कि हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं? हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं कि वो कहाँ रहते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे और लोग क्या खाते थे। हम इस
का अध्ययन कैसे करते हैं, कैसे जानकारी मिलेगी कि जो पुरातत्वविद हैं, जो प्राणी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। देखिए वनस्पति मतलब जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं, और फिर उसी के द्वारा जो वैज्ञानिक हैं, जो पुरातत्वविद हैं, वो ये पता करते हैं, जानकारी करते हैं कि जो ये बीज हैं, ये किस फसल के बीज हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? देखिए बहुधा कपड़ों के उन्हें अवशेष नहीं मिलते होंगे। जो कपड़े के अवशेष हैं वो हमें जो चित्रकारी है उसके रूप में मिल सकते हैं, और सिंधु घाटी की सभ्यता से हमें कुछ जगहों पर कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। अगर विस्तार से बात करेंगे, पांडुलिपियों पांडुलिपियों अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए जो स्रोत शब्द, इसका मतलब क्या होता है? स्रोत का मतलब होता है कि जिनसे हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। देखिए पांडुलिपियां, अभिलेख, पुरातत्व से जितनी भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, जितनी भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? स्रोत कहलाती हैं। स्रोत दो प्रकार के होते हैं, जब इसकी हम आपको पेडागोजी पढ़ाएंगे, बताएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। इतिहासकार उन्हें किन्हें कहते हैं, ये भी पूछा गया है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। बहुत सामान्य सा प्रश्न है। इतिहासकार कौन होते हैं? इतिहासकार वे लोग होते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। देखिए अतीत जो इतिहास है, इतिहास सिर्फ अतीत का अध्ययन नहीं है। इतिहास क्या है? इतिहास है अतीत का अध्ययन, लेकिन उसके हमारे पास क्या होने चाहिए? साक्ष्य होने चाहिए। वो घटनाएं निश्चित रूप से घटित होनी चाहिए, उनके बारे में हमारे पास कुछ जानकारी के स्रोत होने चाहिए, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। आपको ध्यान रखना है, अतीत का क्या होता है? अतीत का पुनर्निर्माण होता है। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो अब यहां से आपको पता ही है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है कक्षा 6 की, कक्षा 7 8 की, उनके जो शीर्षक है, उसका शीर्षक क्या है? हमारे अतीत। हमारे अतीत भाग 1, भाग 2, भाग 3। देखिए जो हमारे शब्द है, हमारे शब्द क्या है? ये बहुवचन शब्द है। तो जो अतीत है, अतीत वो एक है या फिर अनेक है? अब इस पर बात करेंगे। जो अतीत है, क्या सभी का अतीत एक जैसा होता है? नहीं। देखिए जो अतीत है वो सबका अतीत क्या होता है? वो अलग अलग होता है। देखिए जो एक विशेष समुदाय है, जो आर्किटेक्ट है, जो आदिवासी लोग हैं, उनका जो अतीत है, जो राजा महाराजा हैं, जो शाही लोग हैं, उनसे क्या होगा? बिल्कुल भिन्न होगा। देखिए क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत, इस किताब का नाम क्या है? हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। यह आपको ध्यान रखनी है। ये पूछा भी गया है कि जो अतीत है, क्या अतीत सबका एक जैसा होता है? अतीत सबका एक जैसा नहीं होता। सभी लोगों का अपना अलग अलग अतीत होता है। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए, ये महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा गया है, उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि जो अतीत है, अतीत में सभी लोग एक जैसे थे। अतीत में भी क्या थी? असमानता थी, भिन्नता थी। तो ये कई बार पूछा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। कौन सा भेद है? उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यहां से भी प्रश्न पूछा गया। देखिए आप एक भी लाइन एनसीईआरटी की इग्नोर नहीं कर सकते, एक भी पैराग्राफ छोड़ नहीं सकते। हर पैराग्राफ से सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और यहां तक कि आप DSSB
डीट प्लस बी, केवीएस, ठीक है, केवीएस और बीपीएससी, जितने भी टीचिंग एग्जाम है उन सभी टीचिंग एग्जाम में आपकी एनसीईआरटी से प्रश्न बनते हैं, तो आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते और आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। और जहां से भी प्रश्न पूछे गए वो हम सभी आपको बता रहे हैं, यहां से प्रश्न पूछा गया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। देखिए जो राजा महाराजा थे उनकी जितनी भी विजय होती थी, उनके जो भी उनके शासन काल में जो कार्य होते थे उनका क्या रखा जाता था, लेखा जोखा, उनकी सभी बातों को लिखा जाता था। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, जो शिकारी है, मछुआरे हैं, संग्राहक, उनके बारे में हमें कम जानकारी क्यों मिलती है। उसका कारण यह है क्योंकि जो शिकारी थे, मछुआरे थे, संग्राहक थे, कृषक थे अथवा पशुपालक थे, जैसे आम आदमी थे, वे प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। और जब उनके बारे में हमारे जो उनके का कोई लेखा जोखा ही नहीं होगा तो हमें उनके बारे में जानकारी कहां से मिलेगी। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना क्या है, शेष है। इस चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से भी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। तिथियों का मतलब, देखिए तिथियों का मतलब, जैसे कि आज जो तिथि है, आज तिथि क्या है, आज है आपकी 11 मार्च 2024 को ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जो आज का जो आधुनिक कैलेंडर है इसे ईसा मसीह के जन्म से शुरू किया जाता है। देखिए जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे कितने दिन बाद, 2024। आपसे पूछे कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ है उनके जन्म को कितने वर्ष हो गए हैं, 2024 वर्ष हो गए। तो जो ईसा मसीह के जन्म की जो पहली घटना है उन्हें कैसे लिखते हैं हम, ईसा पूर्व में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, ईसा पूर्व में, ईसा मसीह, ठीक है। उनसे जैसे कि उनके ईसा मसीह के जन्म से 321 वर्ष पूर्व, 321 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो उसे क्या लिखेंगे, 321 ईसा पूर्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। इसका मतलब क्या है कि वो ईसा मसीह के जन्म से कितने दिन पहले की घटना है, वो 321। ईसा मसीह के जन्म की जितनी भी, उनके जन्म से पहले की जितनी भी घटना है उनमें क्या लिखते हैं, ईसा पूर्व हिंदी में। और जो इंग्लिश में अभी इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर संक्षिप्त जानकारी दी गई है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बस उसी पर चर्चा करना चाहते हैं, अलग से चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। अगर कोई तुमसे तिथियों के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, जैसे कि हमने आज की तारीख लिखी आपके सामने, उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथियों से की जाती है। यह आपको ध्यान रखना है कि जो वर्तमान में जो वर्ष की गणना है वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक, ईसाई धर्म प्रवर्तक कौन है, ईसा मसीह, ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। तो जो ईसा मसीह की जो जन्म तिथि क्या होगी, वो होगी आपकी 1 जनवरी, और वर्ष क्या होगा, वो 1 होगा, ठीक है। यहीं से क्या जाती है, यहीं से आपकी तिथियां काउंट की जाती हैं। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। जो भी अभी हमने आपको बताया कि 2000 वर्ष कहने का मतलब क्या है, जो हमने कहा 2024, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आज से 2024 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, या फिर ऐसे कहेंगे ईसा मसीह के जन्म के 2024 वर्ष बाद। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिन भी तिथि के पूर्व के पीछे क्या लिखा हो, ईसा पूर्व, इसका मतलब क्या है, ईसा मसीह के जन्म से इतने दिन पहले। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अभी यहाँ पर ये भी है, पहले ये समझ लीजिए। अब यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए,
एनसीईआरटी में जितने भी बॉक्स हैं, देखिए यहां पर भी क्या है, ये बॉक्स है। एनसीईआरटी में जितने भी बॉक्स दिए हैं, एनसीईआरटी में जितने भी बॉक्स दिए हैं वो आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, तो बीसी का मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व। जो बीसी है, बीसी को हिंदी में क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। और बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, बिफोर क्राइस्ट। ये कई बार पूछा गया है, बीसी, बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, बिफोर क्राइस्ट। उसे क्या कहते हैं, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों में पहले एडी, ठीक है, हिंदी में ई लिखा पाती हो, और जो एडी है, एडी की फुल फॉर्म क्या होती है, एनो डोमिनी। ये कई बार पूछा गया है। जो बीसी है, बीसी की फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में ईसा पूर्व। और जो एनो डोमिनी है, एनो डोमिनी, ये दो लैटिन शब्दों से बना है, ठीक है, शब्दों से बना है, तथा इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। जो एनो डोमिनी है, एनो डोमिनी दो लैटिन शब्दों से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। ये परीक्षा में पूछा गया है। कभी कभी एडी की जगह आप क्या पाएंगे, सीई, तथा बीसी की जगह पे पाएंगे आप बीसीई का प्रयोग। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन इरा। अब देखिए जो सीई है, सीई, सीई का मतलब क्या होता है, कॉमन इरा। सीई का मतलब क्या होता है, कॉमन इरा। तथा बीसी, बीसी का मतलब क्या होता है, बीसी, ये सभी पूछे गए हैं। बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर कॉमन इरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। देखिए भारत में जो वर्तमान कैलेंडर है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसका प्रयोग अंग्रेजों ने शुरू किया। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है, देखिए बीपी, बीपी, बीपी का मतलब क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। प्रश्न 3 पर दो तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इसके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ क्या करना आपको, आओ याद करें। जो एनसीईआरटी की जो अभ्यास है, जो एक्सरसाइज है, जो आओ याद करने वाला, ये भी आपको सॉल्व करना है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके निम्नलिखित का सुमेल करो, मतलब मैच करने आपको। नर्मदा घाटी, हमने आपको बताया था कि नर्मदा घाटी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको मैप में दिखाया था, नर्मदा घाटी के किनारे पर क्या होते थे, लाखों वर्ष से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो जो नर्मदा घाटी का मिल किस पर होगा, आखेट तथा संग्रहण पर। मगध, मगध क्या था आपका, मगध था आपका पहला बड़ा राज्य। फिर गारो पाड़िया यहाँ पर क्या हुई थी आपकी, आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे पर क्या हुआ था, यहाँ पर आपके आरंभिक जो प्रथम नगर थे वो बसे थे। गंगा घाटी, गंगा घाटी में क्या हुआ था आपके, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर यहाँ पर बसे थे। तो उम्मीद करते हैं कि जो एनसीईआरटी का जो ये हमारा अध्ययन है, जो हमारी रीडिंग है, जो एक्सप्लेनेशन है, आपको ये पसंद आई होगी। और यदि आपको ये पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ आपको जो इसका एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट का जो टेस्ट है, उस टेस्ट में हमने लास्ट ईयर में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी शामिल किया है, उन्हें भी देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।